हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल इज़ द मेथड इन विच फर्टिलाइजेशन अवॉइडेड। ऐसी मेथड जिसमें फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, उसी प्रोसेस को बर्थ कंट्रोल बोल सकते हैं। अब ये बर्थ कंट्रोल करने के कई मेथड्स, कई मैकेनिज़म्स है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। जनरली ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए रन किया था कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी, ऐसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और बर्थ कंट्रोल करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किए थे, रन किए थे, जो इंडिया में अभी भी चल रहे हैं। अब इसी तरह से कई ऐसे मेथड्स अवेलेबल है जो टेम्पररी या परमानेंट प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम अभी वही देखेंगे कि कौन से मेथड द्वारा हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं बर्थ कंट्रोल की बच्चों। तो बर्थ कंट्रोल इट इज़ the process or methods of prevent fertilization. It is a process or methods prevent fertilization is commonly called birth control, and these methods are various types. It includes two types. It includes two types. हाँ बच्चों, इसके दो टाइप्स इंक्लूड किए हुए हैं। टेम्पोररी मेथड एंड सेकंड परमानेंट मेथड। तो बच्चों, बर्थ कंट्रोल करने के लिए दो तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं। वन इज द टेम्पररी मेथड एंड सेकंड इज द परमानेंट मेथड। तो बर्थ कंट्रोल करना, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, दिस रिक्वायरमेंट फॉर प्रिवेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड देयर इज द टू टाइप ऑफ मेथड्स, वन इज द टेम्पररी, सेकंड इज द परमानेंट। तो हम देखते हैं अभी टेम्पररी मेथड। नंबर वन टेम्पररी मेथड हम देखेंगे। अब टेम्पररी मेथड्स में कई तरह के ऐसे मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें नंबर वन पे हम देखेंगे, जिसमें नंबर वन है सेफ पीरियड और नेचुरल मेथड। सेकंड है विथड्रॉवल मेथड। थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है केमिकल मीन्स। फिफ्थ नंबर पे है मैकेनिकल मीन्स, जिसमें अब टाइप हम देखेंगे। वन इज कॉन्डोम, सेकंड डायफ्रागम एंड थर्ड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और उसके बाद सिक्स फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइस। इस तरह के ये टेम्पररी मेथड्स है जो मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। बच्चों, ये टेम्पररी मेथड्स में टोटल 6 मेथड आपके बुक में दिए हुए हैं, जिसमें सेफ पीरियड फर्स्ट है, सेकंड है विड्रॉल मेथड, थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया और
फोर्थ है केमिकल मीन्स, फिफ्थ है मैकेनिकल मीन्स, और उस मैकेनिकल मीन्स में और 3 मेथड्स है, एक वन है कॉन्डोम, डायफ्रागम एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, और उसके बाद है फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस। तो चलो हम वन बाय वन एक एक मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है सेफ पीरियड नेचुरल मेथड, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टार्टिंग के 7 डेज होते हैं, जब तक ओवम बाहर नहीं आता, ओवुलेशन नहीं होता, तब तक ओवम सेकेंडरी ओसिट्स के फॉर्म में ग्राफिन फॉलिकल के अंदर रहता है, और जब तक वो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर है तब तक ओवम फर्टिलाइज नहीं हो सकता। तो 1 से लेकर 7 डेज का जो पीरियड है वो बिल्कुल सेफ पीरियड होता है, जिसमें अगर स्पर्म एंट्री करता भी है तो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एक वो पीरियड, इसलिए उसको सेफ पीरियड बोला है या नेचुरल मेथड बोला है। और सेकंड होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज के बाद, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ से अगर 21 डेज के बाद का जो पीरियड होता है, 21 से लेकर 28 डेज का 7 डेज का पीरियड, वो पीरियड भी सेफ पीरियड कहलाता है, क्योंकि उस समय ओवम डिस्ट्रक्शन स्टेज में आ चुका होता है, इसलिए वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता। तो ये 2 पीरियड ऐसे होते हैं जो सेफ पीरियड कहलाते हैं, और जिसका इस्तेमाल करके नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या रोक सकते हैं, या पे स्टॉप कर सकते हैं बच्चों। तो पहली मेथड हो गई सेफ पीरियड मेथड, नेचुरल मेथड बच्चों, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। पहला 1 से लेकर 7 डेज का एक पीरियड, और दूसरा होता है 21 से लेकर 28 डेज का सेफ पीरियड। उसके बाद विड्रॉल मेथड में ऐसा होता है कि स्पर्म को ही एंट्री करने से रोक दी जाए, उसी समय अगर विड्रॉल किया जाए और स्पर्म को वजाइना में डिस्चार्ज होने से रोका जाए, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये मेथड भी उसमें कारणीभूत हो सकती है, क्योंकि इस मेथड द्वारा सबसे सेफ ये हो जाता है कि स्पर्म की एंट्री वजाइना में नहीं होती और प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। उसके बाद है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इस पीरियड में जब मदर लैक्टेशन प्रोड्यूस करती रहती है, उसको लैक्टेशन होता है, तब मिल्क का सिक्रेशन बढ़ाने के लिए कई तरह के हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, जिसमें स्पेशली प्रोजेस्टेरोन का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इस पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, और उस पीरियड में ओवम का फर्टिलाइजेशन होना प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हाई रहता है। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती या फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इस पीरियड का भी इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हमने देखे, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इस्तेमाल करके सेफ पीरियड कर सकते हैं, सीमेन को डिस्चार्ज करने से प्रिवेंट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, और तीसरा लैक्टेशनल के बाद सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, तब ओवम का सिक्रेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो एक पीरियड का इस्तेमाल करके भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड है वो है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्पर्म को किल किया जाए। इसमें हो सकता है फोम, क्रीम, ऑइंटमेंट या जेली, इस तरह की चीज़ें होती है, इस्तेमाल की जाती है, जो फीमेल द्वारा वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। इनके कांटेक्ट में स्पर्म आने से स्पर्म किल हो जाते हैं, और इस तरह से प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस क्रीम को या ऐसे केमिकल्स को स्पर्मिसाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्म को किल करते हैं। तो जनरली केमिकल मेथड का इस्तेमाल भी करके, टेम्पररी मेथड का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है या फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट की जा सकता है। उसके बाद मैकेनिकल मीन्स ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस है जिनमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, ऐसे इस्तेमाल करके भी प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक मेथड भी है जो जनरली इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ऐसे मेथड में कोई केमिकल नहीं होने की वजह से इसके कई सिम्टम्स जो होते हैं वो फीमेल में नहीं भाते हैं, क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जैसे केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद कई चेंजेस फीमेल बॉडी में हो जाते हैं, और जिसका इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए सबसे बेटर है कि ऐसे मैकेनिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाए जिसमें कोई केमिकल या कोई है ही नहीं। तो उसमें से 3 मैकेनिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉन्डोम है, एक रबर की ट्यूब होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंट डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, और उसके बाद डायफ्रागम होते हैं, ये भी एक रबर की ट्यूब होती है जिसका इस्तेमाल फीमेल करती है, इसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करके, जिसकी वजह से
सीमेन का डिस्चार्ज डायफ्रागम में हो जाए, रिमूव करके इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो इसका भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस है जिनमें कई तरह के ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद स्पर्म को किल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉपर टी, कॉइल, कॉपर से बनी हुई कॉइल होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब के ओपनिंग में इंसर्ट किया जाता है। जब स्पर्म की एंट्री होती है तो कॉपर के कांटेक्ट में आने की वजह से उनका रिएक्शन हो जाती है और स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो इस तरह से इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस, जिसमें ओरल पिल्स या टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरल पिल्स और टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस पिल्स और टैबलेट कंटेन हार्मोनल प्रिपरेशन से बनी हुई ये टैबलेट या पिल्स होती है जिनका रेगुलरली कंज्यूम करना होता है फीमेल को, और इसकी वजह से स्पर्म की जो एंट्री होती है तो उसका हाई लेवल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन की वजह से स्पर्म डेड हो जाते हैं और प्रिवेंट होता है प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन। तो एक अनदर मेथड है जिसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हार्मोन कंटेनिंग प्रिपरेशन होता है जो ओरली कंज्यूम करना होता है डेली बेसिस पे। तो ये हो गए टेम्पररी मेथड जिसका इस्तेमाल जनरली कोई भी पर्सन्स प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया सेप मेथड, दूसरा हो गया ड्रावल मेथड्स एंड थर्ड इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया, और उसके बाद है केमिकल मेथड्स जिसमें कई तरह के क्रीम, ऑइंटमेंट, जेली या फोम इस्तेमाल करके एज अ स्पर्मिसाइड उनको इस्तेमाल करके स्पर्म को किल किया जा सकता है। उसके बाद मैकेनिकल में कॉन्डोम है, डायफ्रागम है और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें कॉन्डोम मेल इस्तेमाल करते हैं और डायफ्रागम, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस फीमेल इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस जिसमें टैबलेट और पिल्स का कंज्यूम करते हैं फीमेल और प्रिवेंट किया जा सकता है फर्टिलाइजेशन को। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बच्चों वो है परमानेंट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है वो है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में परमानेंटली इस तरह से मैकेनिकल चेंजेस किया जाता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रिवेंट हो जाए। ये परमानेंट मेथड के सर्जरी द्वारा, मेजर या माइनर सर्जरी द्वारा की जा सकती है। इस परमानेंट मेथड में दो तरह की सर्जरी होती है। नंबर 1 इज द ट्यूबेक्टोमी एंड सेकंड इज द vasectomy. These two types of permanent methods used to prevent fertilization, ये दोनों सर्जरी द्वारा की जा सकती है। जिसमें जो पहला जो मेथड है ट्यूबेक्टोमी, ये मेजर सर्जरी में इंक्लूड होती है और वासेक्टोमी ये माइनर सर्जरी में इंक्लूड होती है। तो परमानेंट मेथड्स में जो ट्यूबेक्टोमी जो मेथड है इसमें फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं दोनों तरफ के, बोथ साइड्स के यूटरस के बाजू के इस्मत पार्ट के बाद उनको कट किया जाता है और वो कट करने के बाद उनके ओपनिंग पार्ट को टैग से पैक किया जाता है जिसकी वजह से स्पर्म का और ओवम का कांटेक्ट ना हो और प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाए, उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब इस मेथड में जो फैलोपियन ट्यूब को कट करने की वजह से ही नाम दिया है ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। अब इस मेथड को करने के लिए बाकायदा फीमेल को एनेस्थीसिया दे के उसको बेहोश किया जाता है और उसके बाद उसके एब्डोमेन पार्ट को कट करके इस तरह की प्रोसेस की जाती है, इसलिए इसको मेजर सर्जरी में इंक्लूड किया हुआ है। और सेकंड मेथड जो है वासेक्टोमी, ये मेथड में वास्ट डिफरेंस जो होता है मेल का उसको कट करके उसके ओपनिंग पार्ट को टैग से पैक किया जाता है जिसकी वजह से स्पर्म रिलीज होके ना आए सीमेन में और सीमेन विदाउट स्पर्म का बन जाए ताकि प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाए। इस मेथड में जनरली मेजर सर्जरी को नहीं माइनर सर्जरी में इसको इंक्लूड किया है क्योंकि ये छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन होता है जिसमें स्क्रोटम को स्लाइटली कट करके इस तरह की प्रोसेस की जाती है। तो ये हो गई परमानेंट मेथड जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको परमानेंटली
ब्लॉक किया जाता है, और वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को परमानेंट कट करके उसको ब्लॉक किया जाता है। तो दोनों ही सर्जरी द्वारा परमानेंट मेथड है, एक बारी मेथड कर लिए तो वापस इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको परमानेंट मेथड में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये हो गए ऐसे मेथड जो बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड, और दोनों मेथड का इस्तेमाल जनरली होता है टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है MTP। MTP का लॉन्ग फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल termination of pregnancy। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये जो प्रोसेस है या मेथड्स है, ये मेथड जनरली प्रेग्नेंट वुमन के फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले फेज को डिस्ट्रॉय करने की एक मेथड होती है। अब जनरली टर्मिनेशन मेथड्स को कॉमन लैंग्वेज में एबॉर्शन जो बोलते हैं वर्ड, तो ये वही मेथड है, लेकिन ये मेथड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लगाए थे। उसके लिए उन्होंने एक्ट बनाया था जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। एक्ट 1971। अब ये एक्ट लागू करने का कारण ये है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अवॉइड हो और कम से कम हो और बिना वजन ना हो, इसके लिए एक्ट लागू किया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये एक्ट लागू करने के लिए उन्होंने कुछ नियम लगाए थे कि अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, अबॉर्शन करना है, तो उसके नियम ये होते हैं कि जो भी फीमेल है वो अगर किसी कारणवश प्रेग्नेंट हुए तो कारण इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है। अगर उनके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं लीगल के हिसाब से, तो फिर तीसरा बच्चा वो और नहीं चाहते तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। या फिर कोई पेशेंट साइकोलॉजिकली या फिर मेंटली या मेंटल रिटार्डेड कंडीशन का पेशेंट है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो टर्मिनेशन कर सकते हैं। इस तरह के कई रूल्स गवर्नमेंट ने लगाए ताकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमेशा के लिए स्टॉप की जाए और बिना वजह ना हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है इंडिया में कि सभी लोग लड़का चाहते हैं और लड़कियों की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह के केसेस अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 लागू किया गया था। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तब हो जब वो लीगल है और एक्ट के तहत आती हो तो ही वो टर्मिनेट की जा सकती है। और गवर्नमेंट ने इस तरह के कई सेंटर प्रोड्यूस किए हैं जिसमें टर्मिनेशन किया जाता है, लेकिन वो भी अंडर द रूल्स के तहत ही किया जाता है। और जो भी टर्मिनेशन उस कंसल्टेंट, डॉक्टर या क्लिनिक में, हॉस्पिटल में होते हैं, उसका रिकॉर्ड उनको रखना होता है और उसका रिकॉर्ड के हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन दी जानी होती है कि हमने क्यों उसको टर्मिनेट किए थे। इस तरह का एक्ट लागू किया है 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है या ऐसा कुछ हो जाता है या कोई ऐसी मेथड्स फेल होने की वजह से प्रेगनेंसी आ जाती है, या परमानेंट मेथड कभी कभी फेल होने की वजह से प्रेगनेंसी आ जाती है, तो इस तरह के प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या रोकने के लिए टर्मिनेशन मेथड इस्तेमाल की जाती है और ये लीगली होती है। तो इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब जनरली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मिसयूज ना हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही हो सकते हैं, मतलब 12 वीक के अंदर ही ये हो सकती है। लेकिन कभी कभी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर 20 वीक तक भी MTP कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसके लिए भी अलाउ किया हुआ है। तो 1 से लेकर 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को MTP किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट एक्ट 1971 के हिसाब से लागू हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, STD। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस वो डिसीज होते हैं जो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होते हैं, जो हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस जैसे डिसीजेस इंक्लूड किए हुए हैं। साथ में हिपेटाइटिस भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली ये डिसीजेज होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट सभी की होती है। लेकिन HIV एक ऐसा डिसीज है जिसकी ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है और इसमें कई पेशेंट की जान जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने की वजह से ट्रांसमिटेड होने वाले डिसीजेस है, इसलिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोला गया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनफर्टिलिटी।
तो अपना इससे पहले जो पॉइंट हुआ है वो है STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, उसके बाद है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स द अनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू प्रोड्यूस या फर्टिलाइज, दैट नोन एज द इनफर्टिलिटी। मतलब फर्टिलाइज होने की एबिलिटी ह्यूमन में नहीं होना, उसको बोला है इनफर्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में अगर किसी कपल को, किसी पेरेंट्स को अगर कोई फर्टिलिटी नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो किसी भी अनाथालय से किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना है और वो अडॉप्ट करते हैं, उस रूल को फॉलो करके किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करके उसको उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं। तो इस तरह का पॉइंट यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है। पहला हमने किए बच्चों बर्थ कंट्रोल मेथड, जहाँ पे हमने टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड का डिस्कशन किए। उसके बाद हमने देखे MTP के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने देखे STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और फिर उसके बाद देखे इनफर्टिलिटी, और उसके बाद एडॉप्टेशन। तो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे। गुड डे।